हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है फॉर एमपीसी 001। ये है सेकंड पार्ट, जिसमें आज कुछ और टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। आपको क्लियरली स्क्रीन पर नजर आ रहा है, स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी से हम स्टार्टिंग करेंगे। क्रिएटिविटी के दो टॉपिक हैं जो बहुत पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, प्रीवियस कई बार पूछे गए हैं। और आपको पता ही है कि जो भी टॉपिक्स हम इजी नोट्स में पढ़ रहे हैं ये सभी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। क्रिएटिविटी के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी लेंगे। प्रीवियस वीडियो आप देख कर आए होंगे और अब हम नेक्स्ट पार्ट को आज स्टार्ट करते हैं। चलिए, स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी से बिना कुछ डिले के बातचीत शुरू कर लेते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर भी मैं आपको बताते चलूं, जैसे कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आप ये कर लीजिए कि अगर आप एमएपीसी के स्टूडेंट हैं, ऑफकोर्स आप होंगे जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे एमएपीसी के ग्रुप पे भी जरूर जुड़ जाइए टेलीग्राम पर। वहां पर बहुत सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही एक्यूरेट वे में मिलती रहेगी। वहां मेरा डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपके साथ होता रहता है। ठीक है, आइए स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी की शुरुआत करते हैं। वैसे तो जब हम ये टॉपिक का नाम लेते हैं और अगर क्रिएटिविटी की स्टेजेस के बारे में जनरली बात करें तो कोई भी पर्सन हमें बताएगा कि हाँ, कोई क्रिएटिव पर्सन पहले सोचता है, फिर एनालाइज करता है, फिर चीजों को उस तरीके से करता है। लेकिन इस तरीके से आपको आंसर लेकर नहीं आना है। यहाँ पर एक स्पेसिफिक नाम आता है जो मैं आपको दिखा दूं, जो कि है ग्राहम वॉलिस का। इनके नाम से इन्होंने अपना एक 4 स्टेज मॉडल दिया है। वही स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी हैं आपके सिलेबस में। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। हो सकता है ग्राहम वॉलिस का नाम स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी में ना आए, जो कि नहीं ही आता है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है एक्सप्लेन स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी, लेकिन आपको अपने आंसर में इनका नाम मेंशन करना है। ग्राहम वॉलिस का जो 4 स्टेज मॉडल है, जिसमें 4 हेडिंग्स भी आपको लर्न करनी है, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन। ये चारों स्टेजेस हैं क्रिएटिविटी की, और यही चारों स्टेजेस आपको एग्जाम में लिख कर आनी है। तो जो मैंने अभी शुरू में आपको एग्जाम्पल दिया था, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बताया था, जिससे कि आप सही चीज पर सही से आ पाए, वो मैं यही बताने की कोशिश कर रही थी कि कैसे बच्चे जनरल आंसर लिखाते हैं स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी का, जिसकी वजह से पूरे पूरे मार्क्स चले जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ग्राहम वॉलिस का नाम भी मेंशन करना है और इन्हीं 4 स्टेजेस के बारे में इस थ्योरी में बात करनी है। तो इंट्रोडक्शन में तो आप लिख ही देंगे कि आप चाहें तो क्रिएटिविटी के बारे में भी बात करते हुए लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, 6 मार्कर में वैसे ये पूछा जाता है, तो 6 मार्कर में इतनी बात लिखेंगे आप, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि ये जो डिफरेंट फेजेस हैं वो मिलके क्रिएटिविटी की स्टेजेस को फॉर्म करती हैं। अब आ जाते हैं एक एक करके उन चारों स्टेजेस को। अब यहाँ पे नाम भी याद रखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है नाम तो ध्यान में रखने ही पड़ेंगे जब इन पर्टिकुलर हम हो गए हैं। प्रिपरेशन की जो स्टेज होती है, ये एक इनिशियल स्टेज होती है, ऑफ कोर्स पहली स्टेज ही होती है। इसमें जो भी इंडिविजुअल होते हैं वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बारे में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, डिस्कशंस में एंगेज होते हैं, रिसर्च, एक्सप्लोरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सोल्यूशन इन कॉमन। ये सब चीजों को प्रिपरेशन वाले पार्ट में किया जाता है। कब? जब क्रिएटिविटी की स्टेजेस में हम बात करते हैं, मतलब अगर हम कोई काम क्रिएटिव तरीके से करने भी जा रहे हैं तो उसकी कुछ प्रिपरेशन होती है। ऑलराइट, वो फॉर्मल वे में हो ना हो, लेकिन उसकी प्रिपरेशन होती है, जिसमें हम पहले ये सोचते हैं कि हम किस चीज पर वर्क कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पे कवर करते हैं। यहाँ पे अगर बात करें कि क्या की स्ट्रेटजीज हम यूज करते हैं, जर्नलिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस एंड माइंड मैपिंग कैन हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल एरियाज फॉर क्रिएटिविटी। मैं इसके बहुत अच्छे एग्जांपल भी आपको यहाँ पे दूंगी। बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, बड़ी कंपनीज या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आजकल तो सभी करते हैं, जब उन्हें अपने कंपनी के लिए किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है या कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट करना है, उससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे बात करनी है, तो वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को बिठा के ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब सभी लोग अपने अपने आइडियाज देते हैं और उससे वो एक किसी नोवेल सोल्यूशन की तरफ, क्रिएटिव आइडिया की तरफ पहुंचते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग से फायदा क्या होता है, मतलब एक प्रिपरेटरी सेशन हो गया जहां पे डिफरेंट आइडियाज निकल कर आते हैं और हर पर्सन दूसरे पर्सन के आइडियाज को सुनता भी है और अपना आइडिया वहां पे देता भी है। तो ये प्रिपरेशन का पार्ट हो गया, मतलब हम क्रिएटिविटी की तरफ जा रहे हैं कुछ नया क्रिएट करने के लिए। इंक्यूबेशन का प्रोसेस क्या होता है, दिस स्टेज emphasizes the importance of taking a break from conscious effort. During incubation, individuals may engage in unrelated activities, allowing the mind to work on the problem subconsciously. कई बार क्या होता है, हम बहुत ज्यादा किसी चीज के पीछे लग जाते हैं तो उस चीज में हम बहुत ज्यादा पजल्ड फील करने लगते हैं। ऐसे टाइम पर क्या होता है, जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें अपने आप को इंक्यूबेशन में ले जाना है, मतलब हमें अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ देना है। अब हमारा माइंड जब रिलैक्स होगा, शांत होगा, तो अनकॉन्शियसली कुछ हमें बहुत अच्छे सोल्यूशन देगा, जिसको हम अपने जो प्रोजेक्ट हम करना चाह रहे हैं, जो काम हम करना चाह रहे हैं, उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो इंक्यूबेशन का एक प्रोसेस है। यहाँ पे कहते हैं कि स्टेपिंग अवे फ्रॉम अ टास्क कैन लीड टू इंक्रीज्ड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये स्टेजेस हैं जो हम बात कर रहे हैं
कि क्रिएटिव वर्क को करने की, कि क्या होता है अगर हम उसको थोड़ा सा पॉज दें। वैसे भी हम कहते हैं ना, बहुत ज्यादा आपने पढ़ लिया, बहुत टायर्ड हो गए तो थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप रिलैक्स होते हैं तो आप वापस से बाउंस बैक करते हैं, तो जो ब्रेन होता है वो अपने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए वापस से रेडी हो जाता है, अनकॉन्शियसली रेडी हो जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है इंक्यूबेशन का। उसके बाद आता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है? इल्यूमिनेट करना। इल्यूमिनेशन आपने वैसे भी सुना होगा कि जब हमारे पास कुछ नए आइडियाज, नए इंसाइट्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, ये जिसको उसमें लिखा भी है कि इन आहा मोमेंट इल्यूमिनेशन कैन हैपन अनएक्सपेक्टेडली समटाइम इन अनरिलेटेड कॉन्टेक्स्ट। इसको ऐसे समझिएगा, ये एक दूसरे के बाद आने वाले स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं, कि जब कोई क्रिएटिविटी के लिए पर्सन प्रिपेयर होता है, सोचता है उस बारे में, थॉट प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद वो खुद को नॉर्मल वे में छोड़ देता है, तो इंक्यूबेशन में चला जाता है, और फिर एकदम से कोई आइडिया आता है उसके माइंड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इल्यूमिनेट करना, लैम्प लाइटनिंग बोलते हैं ना। यहाँ पे एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है कि जो भी जिस एनवायरनमेंट में हम हैं वहीं से हमें कोई आइडिया मिल जाता है। जैसे आप मान लीजिए दीपावली पे अपने घर में डेकोरेशन करना चाहते हैं, उसके माइंड में, आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज चल रहे हैं, तो ये आपका प्रिपरेटरी टाइम है जब आप कुछ क्रिएटिव सोचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लगातार सोच रहे समझ नहीं पा रहे, तो आपने उस चीज को छोड़ दिया। अब आप इंक्यूबेशन के फेज में चले गए। फिर अचानक से आपको अपने घर में कोई एक ऐसी चीज दिखी जो आपको आइडिया लगा, अच्छा यार इस चीज का मैं इस्तेमाल करके इस चीज को बेटर बना सकता हूँ, इसका मैं इस तरीके से यूज कर सकता हूँ। ये क्या हुआ? ये इल्यूमिनेशन का हुआ ना। यू आर वेरी हैप्पी एट दैट मोमेंट कि मुझे आइडिया मिल गया। वो मिला किस लिए? क्योंकि आपने खुद को उतनी देर के लिए रिलैक्स छोड़ा था। फिर उसके बाद क्या होता है? अब आप इवेल्युएशन करते हैं। ये थोड़ा क्रिटिकल फेज होता है कि जो हमने सोचा, जो हमने हमारे माइंड में आया, वो कितना सही है, कितना गलत है। माइंड में तो कुछ भी आ सकता है, मगर उसका इवेल्युएशन भी तो करना जरूरी है। तो ये क्रिटिकल फेज होता है जहाँ पे हम सारी चीजों की बात करते हैं कि क्या ये चीज ठीक है, क्या ऐसा करना गलत है, इसमें कितना हमें फायदा होगा, कितना हमें नुकसान होगा, कितने हम इसके लिए रेडी हैं, क्या इंप्रूवमेंट हम इसमें कर सकते हैं। ओके, तो ये जो स्टेजेस है क्रिएटिविटी की, ये इस तरीके से। यहाँ पे फीडबैक लूप की भी बात की गई है कि फीडबैक भी लेते हैं हम साइमल्टेनियसली इवैल्यूएशन के टाइम पे, कि हमें ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा करना चाहिए। तो हमने अपने घर में भी पूछा कि क्या दीपावली पे इस चीज से हम डेकोरेशन कर दें तो अच्छा लगेगा। तो हमने फीडबैक भी ले लिया, दूसरे पर्सन से आइडिया भी ले लिया। इस तरीके से हम उस आइडिया को यूज करते हुए चलते हैं। तो स्टेजेस के जो क्रिएटिविटी की स्टेजेस है, उनको इसलिए भी अंडरस्टैंड करना एसेंशियल है क्योंकि ये हमें किसी भी क्रिएटिव प्रोसेस को एनहेंस करने में हेल्प करती हैं। अगर ये स्टेजेस हमारे माइंड में क्लियर हैं, अब आप ये जान गए हैं स्टेजेस होती हैं, अब आप उन चीजों को उस तरीके से समझ पाएंगे कि जब भी कोई क्रिएटिव आइडिया आता है किस तरीके के प्रोसेसेस होते हैं। आते हैं कॉन्फ्लुएंस थ्योरी की तरफ। कॉन्फ्लुएंस थ्योरी बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसको पढ़ लेते हैं। कॉन्फ्लुएंस थ्योरी वैसे है बहुत इजी, क्रिएटिविटी की ही बात करती है ये, और ये कहती है कि जैसे कि कोई भी हमारे पास जो क्रिएटिव आइडियाज आता है, वो किसी सिंगल एबिलिटी की वजह से नहीं आता है कि उस पर्सन को बहुत अच्छा है वो इस पर्टिकुलर काम में, इसलिए उसने इस काम को क्रिएटिव कर दिया, नहीं, बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पे वर्क करते हैं। कॉन्फ्लुएंस का मतलब यही होता है, थ्योरी का मतलब, कि जब मल्टीपल फैक्टर एक साथ निकल कर आते हैं किसी चीज में, तब हमारी क्रिएटिविटी और बेहतर होकर निकल कर आती है। ऑलराइट, this theory proposes that creativity is a complex phenomena that depends on the interaction of several component। क्या क्या हो सकते हैं वो? cognitive abilities, personality traits, knowledge, motivation, environmental influences। तो ये कहते हैं कि बहुत सारी चीजें जो होती है जब वो एक साथ मिल जाएं। अब आप सोचिए कि कोई पर्सन क्रिएटिव तो है लेकिन लगातार उसको डिमोटिवेट करने वाले लोग मिल रहे हैं, तो क्या किस तरीके से उसकी क्रिएटिविटी वर्क कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। लेकिन जब सारी चीजें एक साथ अच्छी अच्छी हो जाएं, तो जो प्रोडक्ट होता है वो ऑफकोर्स बहुत अच्छा निकल कर आता है ना। आपको कोई सपोर्ट करने वाला भी हो, आपके आइडियाज को अप्रिशिएट करने वाला भी हो, फिर उसमें उन चीजों को मोटिवेट करने वाला भी हो, आपके लिए जो जो चीजें हो सकती हैं वो भी करने वाला हो, तो जब चीजें अच्छी होंगी तो आपको हर तरीके की सपोर्ट मिलेगी। खुद आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी इस तरीके के पॉजिटिव हों, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज भी शार्प हो, तो सब कुछ मिलकर क्या होगा? एक अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा। तो ये कॉन्फ्लुएंस थ्योरी, ये ऐसा ऐसा कहती है इस थ्योरी में। ठीक है, ये जो थ्योरी है कॉन्फ्लुएंस थ्योरी, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने भी इसको मेंशन किया है कि जो मल्टीपल फैक्टर मॉडल है क्रिएटिविटी का, वो चीजें यहाँ पे बताता है। अब स्टर्नबर्ग की कॉन्फ्लुएंस थ्योरी में क्या क्या की कंपोनेंट्स हैं, आइए उन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज की बात करते हैं। किसी भी पर्सन के अपने क्रिएटिव आइडियाज कहाँ से जनरेट होते हैं, कि कितना इंटेलेक्चुअली वो स्मार्ट है। तो बहुत जरूरी है कि वो पर्सन के अंदर सर्टेन कॉग्निटिव एबिलिटीज होनी चाहिए क्रिएटिव आइडियाज को जनरेट करने के लिए। यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती है कि कितना डाइवर्स वो पर्सन सोच सकता है, आइडियाज को एनालाइज कर सकता है। आप यहाँ पे वो सब इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज लिख सकते हैं जो आपको लगता है कि एक क्रिएटिव पर्सन के अंदर होनी चाहिए, कि किसी भी चीज को डिस्क्रिमिनेट करने की एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड, एबिलिटी टू यूज नोबल आइडियाज, जो भी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। क्या नॉलेज के बिना क्रिएटिविटी हो सकती है? नहीं, नॉलेज बहुत जरूरी है क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कराने में। नॉलेज का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये पैराग्राफ पढ़िएगा, इसको
आप नॉलेज को समझ सकते हैं। सोचने का तरीका कितना डिफरेंट है। मैं पॉइंट हाइलाइटर्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ, वन वर्ड टू वर्ड नहीं चल सकती, क्योंकि हम यहाँ पे इसको क्विकली करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही है। मैं फिर आपसे कहूंगी, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, अगर आप किसी भी टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सारे टॉपिक के वीडियोस हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, और उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। एक बार डिस्क्रिप्शन भी पढ़िएगा, हो सकता है कुछ और भी एक्स्ट्रा काम की चीज आपके निकल आए जिसकी आपको जरूरत हो, ठीक है ना। तो मैं अभी बात कर रही थी कि नॉलेज की, बिना नॉलेज के क्रिएटिविटी पॉसिबल नहीं है। फिर हमारा सोचने का तरीका कितना डिफरेंट है, हम कितना क्रिएटिव वे में चीजों को सोच पाते हैं, हमारा थिंकिंग स्टाइल कैसा है, क्या हम वही सोचते हैं जो नॉर्मली सब सोचते हैं या कुछ अलग भी सोच पाते हैं। पर्सनालिटी ट्रेट, हमारे खुद के पर्सनालिटी के ट्रेट्स भी इस चीज पे मैटर करते हैं। जैसे कितनी क्यूरोसिटी आपके अंदर है, किसी पर्सन में अगर क्यूरोसिटी ज्यादा होगी तो वो नॉलेज भी ज्यादा एक्वायर करने की कोशिश करेगा, और उसकी वजह से क्रिएटिविटी भी उसकी ज्यादा हो जाएगी। और कितना रिस्क टेकिंग बिहेवियर है। कुछ लोग सोचते हैं अरे छोड़ो करके मत देखो, पता नहीं क्या कोई गड़बड़ ना हो जाए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो रिस्क है वो 50-50 होता है। अब हम उसको 49-51 के रेशियो में किसको कहाँ पे पहुंचा देंगे ये हम पर डिपेंड करेगा, है ना, या सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो रिस्क टेकिंग बिहेवियर जो है वो क्रिएटिविटी को एनहांस करता है। ऑलराइट, मोटिवेशन कितना है, हमें क्या मोटिवेशन है, कितने मोटिवेशनल एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, उसमें भी सबसे जरूरी क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो यहाँ पे मेंशन है। इंट्रिंसिक का मतलब हो गया खुद से, अपने आप से कितना मोटिवेटेड है, किसी चीज को करने का दिल चाहता है, जुनून होता है अंदर, डिजायर होती है कि हाँ करके देखा जाए या करना चाहिए। जब ऐसा मोटिवेशन हमारे अंदर होता है तो हमें बाहर के मोटिवेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती, हम हाईली मोटिवेटेड होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा इंटरनली नहीं होते हैं, बाहर से उनको मिलता है तो भी वो कर लेते हैं। तो दोनों ही टाइप का मोटिवेशन जो है वो जरूरी है। एनवायरनमेंट की बात करें, एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। एनवायरनमेंट में वो सब चीजें आती है जो हमारे आसपास मौजूद हैं, चाहे वो लोग हों, चाहे वो किसी भी तरीके की सोशल सपोर्ट हो, टेंजेबल सपोर्ट हो, किसी भी टाइप का कुछ भी हो जो हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है, जो हमें डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे, तो वो सभी चीजें अगर पॉजिटिव होंगी तो ये चीज हो जाएगा। इसके बाद है फैक्टर्स का अपना इंटरप्ले है आपस में। कैसे है कि कॉन्फ्लुएंस थ्योरी ये कहती है कि कोई भी इनमें कंपोनेंट जो है वो अकेले सफिशिएंट नहीं है, इन सभी फैक्टर्स का इंटरप्ले है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्रिएटिविटी तब निकल कर आएगी जब ये सब एक दूसरे के संग सही तरीके से अलाइंड होंगे। अब जैसे हमने कहा कि एक पर्सन जिसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज तो हाई है लेकिन मोटिवेशन लो है, तो क्या वो क्रिएटिव वर्क प्रोड्यूस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से कोई हाईली मोटिवेटेड है लेकिन नॉलेज की कमी है तो वो भी नहीं कर पाएगा। ये एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया है, जो मैं बातें अभी बोलकर आपको बता रही थी वो पॉइंटर्स की फॉर्म में आपने लिख दी। आप और पॉइंटर्स बढ़ा दीजिए। कंटेंट बढ़ाना बहुत हद तक आपके हाथ में है, आपको थोड़ा स्मार्टली सोचना होगा कि अगर आपको लग रहा है कि मैंने तो बहुत जल्दी फिनिश कर दिया, मेरी राइटिंग बहुत छोटी है, मुझे कंटेंट थोड़ा बढ़ाना है। हालांकि मैं फिर ये बात रिमाइंड कराऊंगी कि वर्ड लिमिट होती है, आपकी हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती है। हैंडराइटिंग से मेरा मतलब है छोटा बड़ा लिखने की बात कर रही हूँ। हैंडराइटिंग तो सुंदर होनी चाहिए, ऑफकोर्स उससे भी मार्क्स पे फर्क आता है, लेकिन जो आपके वर्ड, कभी कभी कुछ लोग बहुत छोटा लिखते हैं और बहुत सुंदर लिखते हैं, कुछ बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं वो भी गंदा कर देते हैं। तो आपका जो लिखने का तरीका है उसमें अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड अच्छी है और मैं पॉइंटर्स एक आध और बढ़ा सकता हूँ, तो आप फ्री हैं ऐसा करने के लिए। इसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी इसमें आ जाती है। इसको एज एन एग्जाम्पल हमने यूज किया है, यहाँ पे बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी क्या है, जो कॉन्फ्लुएंस थ्योरी का एक वर्जन है। ये कहता है कि बाइंग लो एंड सेलिंग हाई इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। क्या है ये समझिएगा। क्रिएटिव इंडिविजुअल्स बाय लो बाय परसुइंग आइडियाज दैट आर इनिशियली अनपॉपुलर और अंडरवैल्यूड। Over time, as they develop these ideas, they gain acceptance and recognition, and they sell high by making their ideas valuable. कई बार क्या होता है, क्रिएटिव लोग अगर कोई चीज ऐसी प्रोड्यूस करते हैं, क्रिएट करते हैं जिसकी कोई शुरुआत में खास वैल्यू नहीं होती है, लेकिन एक वक्त के बाद उनकी ही उस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड हाई हो जाती है। उसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बाइंग लो एंड सेलिंग हाई। ये थ्योरी बाइंग लो एंड सेलिंग हाई के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इन्वेस्टमेंट थ्योरी, जो ये कहती है कि creative people take risk and invest time and effort into ideas that may seem unpromising at first, लेकिन जब वो लगातार उस काम को करते रहते हैं तो वो सक्सेस की तरफ चले जाते हैं। हमारे पास हिस्ट्री में से बहुत एग्जांपल्स हैं जिन लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कोई मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट किया, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसको शुरू में बिल्कुल रिकॉग्निशन नहीं मिला, लेकिन वो उस पर डटे रहे, बने रहे। इसीलिए कहते हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन जो है वो मोटिवेशन को बीट करता है। अगर आप डिसिप्लिन हैं, आप कंसिस्टेंट हैं अपने काम में, उसको कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं, राइट, तो आपको कोई मोटिवेशन नहीं भी दे रहा है, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो ही रहे हैं और उस काम को कर रहे हैं, ऑलरेडी आप मोटिवेटेड हैं उस चीज में। लेकिन अगर आप सिर्फ मोटिवेशन को आप एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं,
तो आप डेफिनेटली एक टाइम पर फेल हो जाएंगे। तो मोटिवेशन और डिसिप्लिन में हमेशा डिसिप्लिन ही ज्यादा वैल्यू रखता है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कॉन्फ्लुएंस थ्योरी के इंप्लीकेशंस की बात करें। कोई इननेट ट्रेट नहीं है कि हमने ये कहा कि कॉन्फ्लुएंस थ्योरी का मतलब इस चीज पे बेस्ड है कि किसी पर्सन का सिर्फ एक ट्रेट हो उसके अंदर कि हाँ भाई वो काम बहुत अच्छा कर लेता है, वो क्रिएटिव है, बात खत्म। नहीं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। यही कॉन्फ्लुएंस थ्योरी की पूरी मेन कहानी है। ये कहते हैं कि एनकरेजिंग क्रिएटिव इन्वॉल्व्स नर्चरिंग द इंटरप्ले बिटवीन, बहुत सारी चीजों का इंटरप्ले होता है, उनसे ये चीजें निकल कर आती हैं। क्रिएटिविटी कॉन्टेक्चुअल है, मतलब द सेम पर्सन मे बी क्रिएटिव इन वन डोमेन और लेकिन दूसरे में नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो कॉन्फ्लुएंस थ्योरी जो है वो उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना समझा जाता है मल्टीपल फैक्टर्स का, लेकिन ये राइट कॉम्बिनेशन के साथ में अगर चले तो किसी भी पर्सन को बहुत ज्यादा क्रिएटिव बनाती है। अब हम नए टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। क्रिएटिविटी का दो ही टॉपिक हमारे पास यहाँ पर है जिन्हें हमने कवर कर लिया है। अब हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ इस पर बेस्ड लाइन से कई टॉपिक आएंगे। तो बहुत आसान टॉपिक है ये, इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा टाइमली इस वीडियो को कवर कर पाऊं। प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टेजेस पे हम आते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको यहाँ अगेन एक नाम याद रखना है, जॉर्ज पोलिया का। ठीक है, इनका नाम बस याद रखिएगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको इनका नाम लिखकर आना है, क्योंकि इनके नाम के हिसाब से ही सारा काम हो पाएगा। तो ये एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपने मैथमेटिकल एजुकेशन के से इनका वर्क से रिलेटेड इनकी चीजें इन्फ्लुएंस थी, और इन्होंने अपनी बुक क्रिएट की थी हाउ टू सॉल्व इट, जिसमें इन्होंने 4 मेन स्टेजेस बताई हैं। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, जॉर्ज पोलिया का नाम याद रखना है और इनकी एक बुक का भी नाम आपको मेंशन रख करना है कि हाउ टू सॉल्व इट में इन्होंने अपने इस 4 स्टेजेस के बारे में बात की है। ओके, चलिए, तो क्या है वो 4 स्टेजेस। सबसे पहले जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो इनकी जो स्टेजेस हैं वो डिफिकल्ट नहीं है, जैसे अभी मैंने आपको पिछले क्रिएटिव स्टेजेस में बताया था, क्रिएटिविटी वाले स्टेजेस में बोला था कि आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा चारों का, लेकिन यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। आप सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम में क्या करते हैं, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम पहली टर्म हो गई। काफी चीजें लर्न करने की हो जाती है यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, अब एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है तो करना ही पड़ेगा। तो आप क्या कर लिखेंगे, आप ही खुद ही सोचिए कि जब अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम आप एक हेडिंग डालेंगे तो आप उसके अंदर क्या लिखेंगे। ये इसको मत देखिए, आप अपने आप से सोचिए। अगर नहीं सोच पाएंगे तब आपको ये देखना है, तब नोट्स आपको हेल्प करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि जब हम किसी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं तो वी ट्राई to go deeper into that problem and try to understand every aspect of the problem. This is what understanding of the problem is. और है क्या प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, कि किसी भी प्रॉब्लम के हर एस्पेक्ट के बारे में समझने की कोशिश करना। ओके, तो क्लैरिटी गेन करना उस सिचुएशन के बारे में पूरी तरीके से, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में भी दिया है कि व्हाट आर द अननोन्स, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन, कंडीशंस क्या है, उस चीज के बारे में सभी इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेना। तो पोलिया ने एम्फेसाइज किया द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लियरली स्टेटिंग द प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम क्लियरली स्टेटेड नहीं है तो हम कुछ भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम का क्लियर स्टेटमेंट होना भी जरूरी है। ऑलराइट, जब हमारे पास प्रॉब्लम क्लियरली स्टेटेड आएगी तब हम आगे बढ़ पाएंगे और एक प्लान डिवाइस कर पाएंगे। डिवाइसिंग अ प्लान का मतलब ये हो गया कि हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे टू डेवलप अ स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिस पर हमें आगे वर्क करना है। लेकिन अभी वो स्ट्रेटेजी बनाना ही एक वर्क है जो कि हमारे डिवाइसिंग अ प्लान का पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कई तरीके की प्लानिंग कर सकते हैं, ह्यूरिस्टिक कर सकते हैं, मैथमेटिकल टूल्स का यूज कर सकते हैं। ये सब क्या है इनके बारे में भी पढ़ेंगे। ह्यूरिस्टिक स्पेसिफिकली 6 या 3 मार्कर में आ जाता है, अभी मैं आगे आपको समझाऊंगी वो क्या होता है। तो कुछ कॉमन स्ट्रेटेजीज हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर लेना, प्रॉब्लम को डायग्राम की फॉर्म में बना लेना, किसी तरीके से उसकी केस स्टडी बना लेना, कुछ भी ऐसा करना, एक प्लान आउट करना, जहाँ पे प्लानिंग वाला पार्ट होगा वो डिवाइसिंग अ प्लान में आएगा। क्या सोर्सेज हम इसमें यूज कर सकते हैं, एजुकेशनल रिसोर्सेज ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ्टन हाईलाइट वेरियस स्ट्रेटेजीज aligned with Polia's methods such as those found in teaching guides for mathematics। जैसे कि मैथ्स में होता है ना कि आपको कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज देने से पहले उसके सैंपल एग्जाम्पल्स दिए होते हैं। कई बच्चे तो उन एग्जाम्पल्स को देखकर ही पूरी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। तो उसी तरीके से हम उसके लिए पॉसिबल आउटकम्स बना के चलेंगे। अब आएगा टाइम जब हम उस प्लान को कैरी आउट करेंगे। ये थर्ड स्टेप हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को कैरी आउट कैसे करेंगे कि जो हमने प्लानिंग बनाई थी उसको हमें एग्जीक्यूट करना है, वही हमारा कैरिंग आउट द प्लान स्टेटमेंट हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, इस फेज में हमें फ्लेक्सिबल रहना जरूरी है और जो भी अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टीज आएंगी उनके लिए भी रेडी होना जरूरी है। क्योंकि जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि जब हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो चीजें बिल्कुल वैसे ही चलेंगी। प्लान हमेशा टेंटेटिव होता है, हाइपोथेटिकली होता है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या, तो हमारे माइंड में बैकअप प्लान रहे, ये भी जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं कि हमने इसको बैकअप प्लान बनाया ही हो,
लेकिन अगर जो डिफिकल्टीज आएंगी उनको फेस करने के लिए पेशेंस, परसिस्टेंस, हमारी पर्सनैलिटी के डिफरेंट ट्रेट्स भी यूज होने जरूरी हैं। Discussions on the execution of problem solving plans are prevalent in mathematical educational literature which often cites Polya's framework. अब लुकिंग बैक की एक फाइनल स्टेज आती है। लुकिंग बैक का मतलब ये हो गया कि जब भी हम किसी काम को करने के लिए निकलते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमें पीछे पलटकर भी देखना होता है कि क्या सारी चीजें सिंक में हैं, क्या चीजें जो अब तक चल रही थी वो ठीक थी। मतलब हमें वी हैव टू कीप अ चेक ऑन ऑल द थिंग्स कि जो भी हम कर रहे थे हमारे इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स में, क्या वो चीजें चल रही थी। इनसाइट्स इसमें कैसे रोल प्ले करती है। द रिफ्लेक्शन कैन लीड टू डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। जब भी हम पलट के देखेंगे तो हमें पूरी प्रॉब्लम की क्लैरिटी एक साथ मिलेगी, हमें ऑल टुगेदर चल पाएंगे। और ये इसका लास्ट स्टेप हो जाता है। ओके, कंक्लूजन पे आते हैं कि जो इसकी 4 स्टेजेस हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वो एक स्ट्रक्चरल अप्रोच को क्रिएट करती हैं दैट कैन बी अप्लाइड टू वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम बियॉन्ड मैथमेटिक्स। वैसे इनका जो वर्क था वो मैथमेटिक्स से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि ही वाज एन मैथमेटिशियन, तो अपनी अपनी उस चीजों का फर्क आता ही है। आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज की तरफ। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं 3 मार्कर के, ये मैंने इंपॉर्टेंट इसीलिए मार्क किया है। ये क्वेश्चन लॉन्ग, ये तीनों सेक्शन को कवर कर सकता है ये अकेला टॉपिक, जिसमें 10 मार्कर में भी पूरा क्वेश्चन आ सकता है, 6 मार्कर में इसका कोई बड़ा पार्ट आ सकता है, और 3 मार्कर में तो ये ह्यूरिस्टिक और एल्गोरिथम्स अलग से ही पूछे ही जाते हैं। और इनफैक्ट एक और टॉपिक इसके अंदर मीन एंड एनालिसिस आएगा, वो भी 3 मार्कर में आता है। तो इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं। वैसे अगर हम आपसे पूछे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, तो मतलब वो कोई भी ऐसी मैकेनिज्म, कोई भी ऐसा प्लान, कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम प्लान करते हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, वही प्लानिंग, वही स्ट्रेटेजीज होती हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो ये जो सिस्टमेटिक अप्रोच होती है जिसकी हेल्प से हम कुछ भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं, रिजॉल्व कर पाते हैं कोई भी चैलेंज जो हमारे आगे है, कोई भी प्रॉब्लम जो हमारे आगे है। इसके अंदर कई सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करना, और इसके अलावा डिफरेंट जो भी हमारे ऑप्शंस है, जो हमारे पूरे स्टेप्स में आएंगे, वो सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आती हैं। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एक प्रोसेस है जो प्रॉब्लम के बिगिन होने से लेके प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचने का पूरा इंटायर बड़ा प्रोसेस होता है। ऑलराइट, तो ये एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है जिसमें हमें एक डिसीजन मेकिंग करनी होती है, जिसकी हेल्प से हम एक क्लियर फ्रेमवर्क बनाते हुए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। 2 मेजर टाइप के होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी के, एक होता है एल्गोरिथम, दूसरा होता है ह्यूरिस्टिक। पहले एल्गोरिथम को समझेंगे और यहीं से आपका एक 6 मार्कर का शॉर्ट क्वेश्चन रेडी होना शुरू हो गया। ओके, एल्गोरिथम क्या है? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है और सेट ऑफ रूल्स है जो कि किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को बनाने के लिए किया जाता है, मतलब सिस्टमेटिकली करने के लिए किया जाता है। Algorithm take inputs, process them through a defined sequence of operation and produce outputs, ensuring that the solution is reached in a finite number of steps. इससे पहले कि मैं algorithm के आगे और जाऊं, मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देना चाहती हूँ। सभी लोगों ने बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूले तो पढ़े होंगे। अगर हम कोई भी एक फॉर्मूला ले लें, a+b² ले लें, ये तो बहुत कॉमन है, 10 तक सभी ने पढ़ा होगा। या कोई पाइथागोरस की थ्योरम ले लें, या कुछ भी ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला ले लें जिसकी हेल्प से आपने न जाने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। आप क्यों कर पाए? क्योंकि एक रेडीमेड आपको एक काइंड ऑफ सोल्यूशन दे दिया गया, एक फॉर्मूला दे दिया गया जिसकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल वैल्यूज लगाते गए और कैलकुलेशंस करते चले गए। यही है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को हम इसी तरीके से समझेंगे कि ये अपनी क्लैरिटी, प्रिसीजन और इफेक्टिवनेस के लिए जाने जाते हैं, which make them essential tool in various fields such as computer science, mathematics and data analysis। जो भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं मैथमेटिकली, जनरली अगर बात करें तो वो सभी एल्गोरिथम कहलाते हैं। एल्गोरिथम सिंपल कैलकुलेशन से लेके किसी भी बड़ी से बड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमें बेसिक एल्गोरिथम ये भी पता है कि 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, उसको उतने बार एडिशन कर दें। अगर हम 2 की 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 को 4 टाइम्स ऐड कर देंगे तो भी हमें आंसर मिल जाएगा ना। तो ये बेसिक एल्गोरिथम है। ये मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट भी इसी एडिशन से बना हुआ है। तो ये चीज हमें बताती है एल्गोरिथम। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अब हम बात कर ले कुछ फटाफट से। तो इसकी जो स्टेप्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। इसके स्टेप्स जो होते हैं हमेशा वेल डिफाइंड होंगे। अगर आपने एक बार ऐसा किया है तो आपको पता है दोबारा भी ऐसा करना है। इनपुट आउटपुट यहाँ पे क्लियर होता है। इनपुट आपको पता होता है कि जो इनपुट हम डालेंगे हमें उससे क्या, किस तरीके का आउटपुट मिलेगा। अगर आप एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता है आंसर न्यूमेरिकल्स में नहीं आएगा, वहां पे एल्जेब्रिक फॉर्म में ही आएगा, XYZ में आएगा। जनरली मैं एल्जेब्रा की बात कर रही हूँ। तो उस तरीके से होता है। इसके स्टेप्स फाइनाइट होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमें नहीं पता कि हम बस करना शुरू कर दिया कितने स्टेप में होगा। फाइनाइट होंगे, मतलब क्लैरिटी होगी और इफेक्टिवनेस भी होती है, क्योंकि
हमें मालूम रहता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उससे हम क्या आउटकम ऑब्टेन करने वाले हैं, तो इफेक्टिवनेस भी होती है। आते हैं ह्यूरिस्टिक की तरफ। ह्यूरिस्टिक क्या है? कॉग्निटिव शॉर्टकट है जिसको रूल ऑफ थंब भी कहते हैं, दैट सिंप्लीफाइज डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेसेस बाय allowing individuals to make quick judgment based on limited information or prior experiences। अल्गोरिदम में जैसा होता है वैसा ह्यूरिस्टिक में नहीं होता है, तो ऐसे भी समझ लीजिए ह्यूरिस्टिक अल्गोरिदम के बिल्कुल उल्टे होते हैं। पर उल्टे होने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये ह्यूरिस्टिक में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये इंट्यूटिव होते हैं, और ऐसे सिचुएशंस को, अनसर्टेन सिचुएशंस में जो भी कॉम्प्लेक्सिटी आती है उनके लिए कैलकुलेशंस ये कर सकते हैं, कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। While they can enhance efficiency and speed, heuristic also carry the risk of leading to cognitive biases and errors in judgment। ह्यूरिस्टिक को समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी पर्सन जो अपने पास से आपको कुछ आइडियाज देता है, थॉट देता है, तो वो उसके एक्सपीरियंसेस के बेस पर होते हैं। अब वो आपके केसेस में सही भी निकल सकते हैं और गलत भी निकल सकते हैं। जैसे किसी को कोई एडवाइस देना, राइट, कि कोई डिफरेंट टाइप ऑफ, जिनको हम कहते हैं प्रिजुडिसेस फॉर्म कर लेना माइंड में, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा बना लेना कि ऐसा ही होता है, अब उसके ही हिसाब से आप चलते हैं, बट उसका कहीं पे आपको कोई एविडेंस नहीं पता है, उसके पीछे के कोई बेसिस नहीं पता है, जस्ट आपको कुछ समझा दिया गया है लॉजिकली, आपको लग रहा है कि वो ठीक है तो आप उसको फॉलो कर रहे हैं, राइट। मतलब अगर हम ऐसे समझे तो अल्गोरिथम के बेसिस स्ट्रांग होते हैं लेकिन ह्यूरिस्टिक के बेसिस स्ट्रांग नहीं होते। ये जो हमारे ह्यूरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि ट्रायल एंड एरर मेथड, कि चलो ये ट्राई करके देखते हैं, ये नहीं लगा तो दूसरा लग जाएगा। अब आपको नहीं पता कि इसके फाइनाइट स्टेप्स हैं कि नहीं है। ट्रायल एंड एरर मेथड जो है वो सबसे कॉमन ह्यूरिस्टिक है। इसमें क्या होता है कि जब आप ऐसा करते, कोई भी किसी भी चीज में ट्रायल एंड एरर अप्लाई करते हैं, तो आपको पता थोड़ी होता है कि कितने ट्रायल में मेरा ये काम हो जाएगा, तो वहां पे स्टेप्स फाइनाइट नहीं होते। इसलिए मैंने कहा ये उसका ऑपोजिट है, और इसकी हेल्प से हम कई बार अपने कॉमन सेंस लगाते हुए कई चीजों को हेल्प कर लेते हैं। मीन एंड एनालिसिस एक ह्यूरिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी है दैट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द करंट स्टेट विद द डिजायर्ड गोल स्टेट एंड डिटरमाइनिंग द मीन टू रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन देम। मीन एंड एनालिसिस में क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को हम स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं जस्ट अ मिनट, स्मॉलर पार्ट में ब्रेक कर देते हैं और उसको ईजी बना के हम उस चीजों को कोशिश करते हैं कि हमें आइडिया रहता है, ये आइडिया के बेसिस पे चलने वाला एनालिसिस है मीन एंड एनालिसिस, जिसमें हम आइडिया लगाते हैं कि ये कोई चीज हमें कहाँ तक पहुंचना है और कहाँ पर हम हैं, तो उसके बीच के गैप को हम अज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा हमें इतना काम करना है। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मीन एंड एनालिसिस को, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से और कंप्लीट कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा मीन एंड एनालिसिस से तो पूछेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग के डिफरेंट ब्लॉक्स पे आते हैं। ये क्वेश्चन 10 मार्कर में बहुत पूछा जाता है, अगर 6 में भी आ गया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको पूरी तरीके से फ्री हैं अपनी लैंग्वेज यूज करने के लिए। मैं इसके हेडिंग्स आपको समझाऊंगी और आप तुरंत इस टॉपिक को आपको तैयार हो जाएगा। मतलब अगर इस वीडियो के बाद आप सोचिएगा कि क्या मुझे ये टॉपिक आता है, और बहुत बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कॉग्निटिव ब्लॉक, सबसे पहले हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के डिफरेंट ब्लॉक्स की बात करेंगे। लॉन्ग में अगर ये आए तो थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में 1-2 लाइनें आप जोड़ दीजिएगा, अदरवाइज वैसे ये लेंदी हो रहा था काफी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। तो कॉग्निटिव ब्लॉक्स क्या होते हैं? कॉग्निटिव, पहले डिफरेंट टाइप के ब्लॉक्स की हम बात करें, इसमें पहला कॉग्निटिव ब्लॉक है। कॉग्निटिव ब्लॉक में वो सब चीजें आएंगी जो हमारे कॉग्निशन से रिलेटेड है, जैसे कि हमारे मेंटल सेट। मेंटल सेट का मतलब क्या होता है कि हम, हमारे सोचने समझने की एक टेंडेंसी होती है, वो एक सेट हो जाती है एक लिमिटेड वे में। तो जब हम किसी भी फ्रेमवर्क से आउटसाइड नहीं सोचने की कोशिश करते हैं तो हमारा मेंटल सेट होता है, मतलब हमारे मेंटल ब्लॉकेज, कहते हैं ना कि इसका तो दिमाग बस यही सोचता है, ये तो कुछ और आउटसाइड द बॉक्स सोचने की कोशिश ही नहीं करता है। तो जब हमारा मेंटल सेट फिक्स होता है किसी चीज को लेके, तो वो एक कॉग्निटिव ब्लॉक है, क्योंकि वो हमें अलाउ नहीं कर रहा है कि हम कुछ और भी सोचने की कोशिश करें। फंक्शनल फिक्सनेस क्या होती है? फंक्शनल फिक्सनेस का मतलब होता है, ये एक ऐसा कॉग्निटिव बायस होता है जो किसी भी पर्सन को जैसे भी वो आज तक चलता आ रहा है उसी तरीके से सोचने की कोशिश करेगा। आपको मेंटल सेट और फंक्शनल फिक्सनेस को सिमिलर नहीं बनाना है, ये सेम चीजें नहीं है। मेंटल सेट आपका अपना है जो आपने बना लिया। फंक्शनल फिक्सनेस का मतलब होता है वो चीज पहले से किस तरह से फंक्शनैलिटी में चल रही है, आपको पता है अरे ऐसा ही तो होता है, हम इस रिचुअल को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि ऐसा होता आ रहा है, हमें इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता, फंक्शनली वो ऐसी चल रही है तो हमारे माइंड में वो फिक्स हो गई है। ओके, और फंक्शनल फिक्सनेस जो है वो भी हमारा एक टाइप का मेंटल सेट बन जाता है और वो कॉग्निटिव ब्लॉक क्रिएट करता है। ओवर कॉन्फिडेंस बायस, ये तब होता है जब जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपने नॉलेज या एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, उसकी वजह से उनकी डिसीजन मेकिंग पुअर हो जाती है। मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होना भी एक कॉग्निटिव ब्लॉक है। कॉन्फिडेंट होना इज नॉट, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना एक आपका कॉग्निटिव ब्लॉक है। ठीक है, इमोशनल ब्लॉक की बात करते हैं। इमोशनल ब्लॉक में वो चीजें आएंगी जो हमें इमोशनली ड्रेन कर सकती हैं। जैसे कोई पर्सन बहुत एंग्जाइटी और स्ट्रेस में रहता है तो वो इमोशनली वीक रहेगा,
और इस वजह से वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक ब्लॉक बनेगा। फेलियर होने का फियर, कुछ लोगों को बहुत डर रहता है कि हम रिजेक्ट ना हो जाएं, इस वजह से रिजेक्शन के डर से, अवॉइडेंस से वो लोग क्या करते हैं, वो इमोशनली ब्लॉक्ड रहते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है। नेगेटिव इमोशंस जब लोगों पे ज्यादा हावी हो जाते हैं तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते। सोशल ब्लॉक कैसे हो सकते हैं? ग्रुप थिंक एक ऐसा फिनोमिना होता है जहां पर कोहेसिव ग्रुप्स में जब किसी भी चीज को, डिसीजन मेकिंग को बनाने के लिए ज्यादा हार्मनी मेंटेन हो जाती है तो पुअर डिसीजन मेकिंग हो जाती है। मतलब हमारा ग्रुप बहुत स्ट्रांग है और हम इतने स्ट्रांग है कि हम एक दूसरे की बात को डिनाई नहीं करेंगे वरना दूसरे पर्सन को बुरा ना लग जाए। ऐसे में क्या होता है, इतने अपनी कोहेसिवनेस को मेंटेन किए रखने के लिए, मतलब टुगेदरनेस को मेंटेन किए रखने के लिए हम हाँ में हाँ मिला रहे हैं, ना में ना मिला रहे हैं, लेकिन अपनी बात नहीं रख रहे हैं, तो क्या होगा, जो ओवरऑल डिसीजन आएगा वो इसलिए गलत हो सकता है क्योंकि हम तो अपना कोई पॉइंट रख ही नहीं रहे हैं। तो इससे हम, इसकी वजह से, ग्रुप थिंक की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो सोशल ब्लॉक ये कहलाता है। ठीक है। लैक ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट ना मिलना सोशली, जाहिर सी बात है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एनवायरमेंटल ब्लॉक क्या होते हैं? फिजिकल एनवायरमेंट होता है हर पर्सन का, यानी कि जो कि उसकी फिजिकल फिटनेस हो सकती है, उसके आसपास का फिजिकल एनवायरमेंट, कैसे घर में वो रहता है, क्या फिजिकल उसकी जो नीड्स हैं वो सब पूरी हो रही है नहीं हो रही, वो सारी चीजें उसके फिजिकल एनवायरमेंट में आएंगी। और कल्चरल कॉन्स्टेंट क्या होंगे? वो नॉर्म्स जिनकी वजह से वो कोई रिस्क टेकिंग बिहेवियर नहीं ले पा रहा है या अपना कुछ भी अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है, कल्चरल वैल्यूज में वो सिमट के रह गया है, तो वो उसके कल्चरल एनवायरमेंटल ब्लॉक हो जाएंगे। प्रोसीजरल ब्लॉक क्या होते हैं? पुअर प्रॉब्लम डेफिनेशन, जब किसी प्रॉब्लम को पूरी सही तरीके से डिफाइन ही ना किया जाए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हो ही नहीं सकती ढंग अच्छे तरीके से। तो ये एक पुअर प्रॉब्लम डेफिनेशन होना, मतलब कोई भी, जैसे एग्जांपल दिया कि प्रोजेक्ट टीम दैट डज नॉट डिफाइन द ऑब्जेक्टिव, और बिना ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए हम किसी काम को शुरू करने लगे तो वो काम कैसा होके निकलेगा, हमें तो ये नहीं पता उसे हमें लेके कहाँ जाना है। इसके अलावा इनफ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजीज, अगर स्ट्रेटेजीज जो उसके लिए बनाई गई हैं अगर उनमें इनफ्लेक्सिबिलिटी, आप लीनियंट नहीं है और बिल्कुल टू द पॉइंट चल रहे हैं, तो क्या होगा, वो काम कभी ढंग से हो नहीं सकता। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के लिए एक प्रोजेक्ट पे वर्क करने के लिए कुछ रूल्स बनाए, अब वो रूल्स इम्प्रैक्टिकल हैं, जब ग्राउंड पर जाकर लोग वर्क कर रहे हैं तो ऐसा हो नहीं पा रहा है। तब ऐसे में क्या हो रहा है, ऐसे में वो कंपनी जो है वो इतनी फिट रूल कर चुकी है कि उसकी वजह से उनको वो कैसे भी करके वो रिजल्ट आपको ला के देंगे क्योंकि उनके ऊपर तो प्रेशर है। ओके। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ब्लॉक क्या होते हैं? कॉग्निटिव ओवरलोड हो जाना, जब इंडिविजुअल जो होते हैं बहुत ज्यादा ऐसी चीजों की वजह से ओवरलोड हो जाते हैं तो वो अपना बस काम को निपटाने वाली सिचुएशन पे आ जाते हैं। कंफर्मेशन बायस क्या होता है? जब when these bias leads individual to seek information that supports their existing belief while ignoring contradictory evidence, मतलब उनको फोर्स किया जा रहा है मेंटली कि आपको ऐसा ही काम करना है, तो फिर वो क्या करते हैं, बस वैसा ही करने लगते हैं, उसका ऑपोजिट नहीं सोचते। अ रिसर्चर में फोकस ओनली ऑन स्टडीज दैट सपोर्ट देयर हाइपोथेसिस, उन बातों को समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं जो उसकी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इग्नोर कर देना, पूरी तरीके से वही बात मान लेना क्योंकि मुझे बात अपनी वैलिडेट करानी है सिंपली, तो हम क्या कर रहे हैं, कंफर्म कराने के लिए जो हम बायसेस यूज करते हैं, हमारे कॉग्निटिव एक्शंस, वो इसमें आ जाते हैं। कम्युनिकेशन ब्लॉक क्या होते हैं? कम्युनिकेशन ब्लॉक वो होते हैं जैसे कि मिसकम्युनिकेशन होना, ये कम्युनिकेशन ब्लॉक है। लैंग्वेज बैरियर्स होना, ये भी कम्युनिकेशन ब्लॉक है, क्योंकि आप लैंग्वेज, आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं लेकिन आप लैंग्वेज जो यूज कर रहे हैं वो उसमें वो कंफर्टेबल नहीं है, तो आप सोचिए कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कभी नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से मिसकम्युनिकेशन तो कभी प्रॉब्लम को सॉल्व होने नहीं देता, सबसे बड़ी बात। बिहेवियरल ब्लॉक पे आ जाते हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है वो एक बहुत बड़ा बिहेवियरल ब्लॉक है, जैसे कि चीजों को टालना, बार बार टालना, डिले करना कि अरे अब हो जाएगा तब हो जाएगा, ये एक बिहेवियरल ब्लॉक है जो कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने देता बल्कि प्रॉब्लम बढ़ा और देता है। रिजिडिटी, किसी चीज पर इतने रिजिड हो जाना, जैसे हम कहते हैं ना, कभी घर में बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, हमारे जो एल्डर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, किसी चीज पे नहीं, ऐसा नहीं, मैंने कह दिया, ऐसा नहीं, मतलब नहीं, अगर वो अपनी रिजिडिटी रखते हैं तो फिर सिचुएशंस थोड़ी क्रिटिकल होती चली जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। तो कंक्लूजन पर हम यही आते हैं कि जितने भी हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में ब्लॉक हम यहाँ पे देख रहे हैं वो सभी, अगर हम उनको ओवरकम कर लें तभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी, वरना चीजें बिगड़ती ही जाएंगे। चलिए मैं लेती हूँ एक छोटा सा क्विक ब्रेक और आ रही हूँ विद इन फ्यू सेकेंड्स वीडियो में वापस, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा पानी पीना है। चलिए वापस आती हूँ मैं क्लास में। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी बहुत सिंपल है, इसको भी आप समझ सकते हैं, अपने तरीके से लिख सकते हैं। आप ही सोचिए कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे मतलब किस तरीके से अपना रोल प्ले करेंगे। ये कई तरीके से हो सकते हैं, इंडिविजुअल हो सकते हैं, कॉन्टेक्चुअल हो सकते हैं,
प्रोसीजरल हो सकते हैं। तो एक एक करके समझेंगे। इंडिविजुअल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कई सारे होते हैं। हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज इंडिविजुअल फैक्टर हो सकती हैं। किस लिए हो सकती हैं? जो प्रॉब्लम के सॉल्विंग को अफेक्ट करेंगे। अगर कोई पर्सन का जो इंटेलिजेंस पे वो हाई है, रीजनिंग स्किल्स अच्छे हैं, पहले से उसको नॉलेज है, तो ये सारी चीजें इंडिविजुअली उस पर बहुत अच्छा इंपैक्ट डालेंगी। लेकिन हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज तो अच्छा इंपैक्ट डालेंगी, लेकिन अगर पुअर है कॉग्निटिव एबिलिटीज तो क्या होगा? प्रॉब्लम और ज्यादा खराब हो जाएगी, मतलब सॉल्व नहीं हो पाएगी। हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसे हैं, हम किसी प्रॉब्लम को कैसा परसीव करते हैं, ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। कि हमारे खुद के जो ट्रेट्स होते हैं, ट्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं? 2-4 ट्रेट्स के नाम लिख दीजिए आप इसमें कि रेजिलियंस होना, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कंसाइंटियसनेस, ये सब चीजें पर्सन को प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच की तरफ लेकर जाती हैं। हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे हैं? ये इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल की बात हो रही है अभी। हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे हैं कि हम किसी सिमिलर प्रॉब्लम को हमने पहले कैसे टैकल किया है, ये भी इम्पैक्ट करेगा। मेटाकॉग्निशन क्या होता है? अवेयरनेस एंड रेगुलेशन ऑफ वंस कॉग्निटिव प्रोसेसेस कैन एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमें पता है कि हमारा खुद पर कितना होल्ड है, जो अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी स्ट्रेटेजीज को हैंडल कर सकते हैं। मतलब कोई चीज कहीं बिगड़ी तो हम संभाल लेंगे, ये हमें अपनी अगर नॉलेज है तो उसे मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। तो हमारी जो स्ट्रेटेजीज होती है वो बेटर परफॉर्म हो पाती हैं। हमारे खुद के मोटिवेशन और इमोशंस का भी रोल होता है, हम कितने सेल्फ मोटिवेटेड हैं, अभी बात की थी पहले हमने। अगर इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे हाई हैं तो जाहिर सी बात है अच्छे रिजल्ट आएंगे। इमोशंस अगर हमारे बैलेंस्ड है तो चीजें अच्छी आएंगी। आते हैं कंटेक्चुअल फैक्टर्स की तरफ। कंटेक्चुअल फैक्टर्स में क्या आते हैं? वो चीजें आती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती हैं। पहले तो एनवायरनमेंट ही हो गया कि किस तरीके के एनवायरनमेंट में है हम, फिजिकल, सोशल एनवायरनमेंट। आप चाहें तो और ब्रेक डाउन कर सकते हैं और इसको कि फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट है ना, कल्चरल एनवायरनमेंट, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी दिया है आगे, सोशल सपोर्ट, ये सब चीजें जो हैं वो हमारे कॉन्टेक्चुअल फैक्टर हैं कि हम कैसा एनवायरनमेंट हमारे आसपास है, किस कल्चर को हम बिलोंग करते हैं, हमारा कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें हेल्प कर रहा है या नहीं, सोशल सपोर्ट कैसी है, हमें कैसे लोग आसपास के मिले हैं जो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प कर रहे हैं या नहीं। 6 मार्कर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोसीजरल फैक्टर क्या क्या होते हैं? प्रोसीजरल मतलब जो प्रोसेस का पार्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस का, मतलब प्रॉब्लम कितनी क्लियरली डिफाइन है। रिपीट हो रहे हैं टॉपिक अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो। क्या स्ट्रेटजी हमने यूज करी है, कौन सा मेथड अप्लाई किया है, क्या ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, ह्यूरिस्टिक कर रहे हैं, एल्गोरिथम क्या कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी कितनी है उस प्रॉब्लम में, कि वो खुद भी प्रॉब्लम को थोड़ा मॉडिफाई किया जा सकता है या उसके सोल्यूशन में चांसेस हैं इस तरह के या नहीं। कॉग्निटिव बायसेस की बात करें तो कॉग्निटिव बायसेस में ये देखिए फिर से वो टॉपिक आ गया जो हम पहले पढ़ चुके हैं। कंफर्मेशन बायस क्या होती है? ये वो टेंडेंसी होती है कि हम उन्हीं चीजों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं जिनसे हमें कंफर्म है कि हमारा काम हो रहा है। हम उसका ऑपोजिट बाद में क्या रिएक्ट करेगा ये पहले नहीं सोचते हैं हम, तो वो कंफर्मेशन बायस होता है। फंक्शनल फिक्सनेस मतलब जो चीज हमें जैसे चली आ रही है उसको वैसे ही चलाते रहने की कोशिश करना, उसमें कुछ नया ना सोच पाना या उसका कुछ ऑपोजिट ना सोच पाना, ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प नहीं करता, ये भी एक बायस होता है। ओवर कॉन्फिडेंस होना अभी बात कर चुके हैं। टास्क का खुद का नेचर कैसा है, टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, मतलब जो प्रॉब्लम है उसका खुद का नेचर कैसा है, कहीं वो ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा इतनी डिफिकल्ट हो, बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो तो उसको हम सॉल्व ना कर पाए। टाइम प्रेशर कितना है, कि हमें कितना टाइम मिल रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर वो कितना टाइम कंज्यूम कर रही है, टाइम कॉन्स्टेंट भी जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो इतने सारे जो फैक्टर्स हैं जब हम इनको कवर करते हैं, ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, ये हमें हेल्प करती हैं अंडरस्टैंड करने में कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा आता है नेवेल्स अप्रोच। अब हम नेवेल्स अप्रोच से मैं चाह रही हूँ कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करें। ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है काफी, और लंबे की भी बात नहीं है क्योंकि करना तो हमें सभी कुछ कवर है, लेकिन मेरा गला जो है वो काफी ज्यादा थक चुका है, तो मैं अब आज इस वीडियो में इसको कवर करने वाली थी, लेकिन इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। आप भी अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट दीजिए, और अगर नहीं थके हैं तो आ जाइए, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं इसके आगे। और चलिए मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए टेक केयर, बाय बाय।